हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और टॉपिक चल रहा हमारा राजस्थान के पर्यटन केंद्र। बात करते हैं आज टोंक जिले की। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए टोंक, और टोंक में लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखना है, बिसलपुर बांध। लगा लीजिए हेडिंग बिसलपुर बांध। लगाइए बिसलपुर बांध। तो बिसलपुर बांध में देखिए, राजस्थान राज्य की जो जयपुर के लिए जीवन दायिनी के रूप में पहचान बनाने वाला है ये बिसलपुर बांध, और बनास नदी पर इसे निर्मित किया गया है। राजस्थान के टोंक जिले में कस्बा है, कस्बे का नाम है देवली। कौन सा कस्बा? तो देवली कस्बे के पास है। निर्माण पूरा किया गया था सन 1999 में, और तभी से ये यानी कि आसपास के क्षेत्रों में पानी सप्लाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण पानी का एक स्रोत बन गया। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, सबसे पहले लिखे टोंक। टोंक में क्या लिखना है, बिसलपुर बांध। लगाइए हेडिंग बिसलपुर बांध में लिखेंगे। लिखिए राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के लिए, लिखिए राजस्थान राज्य की राजधानी के लिए। कहाँ है राजधानी? जयपुर। तो लिखें जयपुर के लिए, के लिए जीवनदायिनी जीवनदायिनी के रूप में पहचान बनाने वाला, के रूप में पहचान बनाने वाला बिसलपुर बांध महत्वपूर्ण बांध है। लिख लीजिए बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध महत्वपूर्ण बांध है। महत्वपूर्ण बांध है जो कि बनास नदी पर निर्मित किया गया है। लिख लीजिए, जो कि बनास नदी पर, बनास नदी पर निर्मित किया गया है। निर्मित किया गया है किस पर? बनास नदी पर निर्मित किया गया है, और यह राजस्थान के टोंक जिले के देवली कस्बे के पास है। लिख लीजिए राजस्थान के टोंक जिले के, राजस्थान के टोंक जिले के, टोंक जिले के देवली कस्बे के पास है। देवली कस्बे के पास है। तो इस बांध का निर्माण सन 1999 में किया गया था। लिख लीजिए इस बांध का निर्माण, इस बांध का निर्माण सन 1999 में पूरा किया गया था। लिखे सन 1999 में पूरा किया गया था। पूरा किया गया था, और तभी से यह बांध राज्य के कई क्षेत्रों में इस पानी सप्लाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। लिख लीजिए, तभी से यह बांध, तभी से यह बांध राज्य के कई क्षेत्रों में पानी सप्लाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, पानी के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। तो ये पूरी बात आप नोट करें। ये बात है बिसलपुर बांध की। तो राजस्थान राज्य की राजधानी कहाँ? जयपुर। तो राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के लिए जीवन दैनी के रूप में पहचान बनाने वाला, किसके लिए? जीवन दैनी के लिए। जीवन दैनी है यानी जीवन दैनी के रूप में इसने पहचान बनाई और बिसलपुर नदी पर ये निर्मित किया गया है। तो राजस्थान के टोंक जिले के देवली कस्बे के पास है और इस बांध का निर्माण सन 1999 में किया गया। कब किया गया? पूरा सन 1999 में। और तभी से बांध राज्य के आसपास के कई जो क्षेत्र हैं उनमें पानी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आगे लिख लीजिए आप सुनहरी कोठी। टोंक में ही लिखनी है सुनहरी कोठी, लिखें। टोंक में पढ़ रहे हैं, लगा लीजिए हेडिंग सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी। तो देखिए टोंक का मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की ये सुनहरी कोठी या गोल्डन मेंशन। तो जो नजरबाग रोड का बड़ा कुआ के पास है। तो इमारत अपने स्वरूप से क्या लगती है? बहुत ही साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर के जो स्वर्ण रंगी शाही जो झलक है वो बहुत ही सुंदर है। सर्वोकर से इसकी मीनाकारी है। इसके साथ ग्लास और फूलों का जो अलंकरण यानी कि सजावट है वो पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा इसे क्या कर दिया? एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक भी घोषित कर दिया गया है। तो बात करते हैं सुनहरी कोठी। हेडिंग लगा लीजिए। टोंक में आप क्या लिखेंगे? सुनहरी कोठी। बिसलपुर बांध के बाद हेडिंग लगाएं सुनहरी कोठी। तो टोंक का मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की सुनहरी कोठी या गोल्डन मेंशन है, लिखें। टोंक का मुख्य आकर्षण। टोंक का मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की, किस सदी की? 19वीं सदी की सुनहरी कोठी, लिख लीजिए सुनहरी कोठी या गोल्डन मेंशन है। गोल्डन मेंशन है जो नजरबाग रोड पर बड़ा कुआ के पास है, लिखें। जो नजरबाग रोड पर बड़ा कुआ के पास है। बड़ा कुआ के पास है। तो इमारत अपने अंदर के जो स्वरूप है वो बाहर से क्या लगती है? साधारण लगती है। बात लिख लीजिए, लिखें। इमारत अपने बाहरी स्वरूप से बड़ी ही साधारण लगती है, लिखें। बड़ी ही साधारण लगती है। स्वरूप से क्या लगती है? बाहर से साधारण लगती है, लेकिन इसके आंतरिक भाग की ये बात लिख लीजिए, लिखें। लेकिन इसके आंतरिक भाग की
आंतरिक भाग की बहुरंगी यानी कि बहुत सारे रंग, बहुरंगी एक से अधिक रंग। लिखें बहुरंगी स्वर्ण रंगों की शाही। लिखते रहिए स्वर्ण रंगों की शाही, शाही झलक इसके नाम से मेल खाती है। लिखें इसके नाम से मेल खाती है। तो देखिए सुनहरी कोठी पढ़ रहे हैं, क्या बात लिख रहे हैं? तो टोंक का मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की सुनहरी कोठी या गोल्डन मेंशन है, जो नजरबाग रोड पर बड़ा कुआ के पास है। इमारत अपने बाहरी स्वरूप से क्या लगती है? बड़ी ही साधारण लगती है। क्या लगती है? बाहर से बहुत ही साधारण लगती है, लेकिन इसके आंतरिक भाग की बहुरुखी स्वर्ण रंगों की शाही झलक इसके नाम से मेल खाती है। आगे लिखें, सुनहरी कोठी में लिखना है। आगे लिखें, आगे इतनी बात नोट कर ली, इसके आगे लिखना है। तो लिखिए शीश महल या सुनहरी कोठी के शीशे से शोभायमान कमरा, मीनाकारी कार्य, स्वोत्कृष्ट नमूने के साथ अद्भुत ग्लास और फूलों की सजावट की जो कारीगरी है वो पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। लिखें शीश महल या सुनहरी कोठी का शीशे से। लिखें शीश महल, शीश महल या सुनहरी कोठी का शीशे से, या सुनहरी कोठी का शीशे से शोभायमान कमरा, शीशे से शोभायमान कमरा, शोभायमान कमरा, मीनाकारी कार्य के सर्वोत्कृष्ट नमूनों के साथ। लिख लीजिए मीनाकारी कार्य के सर्वोत्कृष्ट नमूने के साथ, सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट नमूनों के साथ अद्भुत ग्लास, अद्भुत ग्लास और फूलों के अलंकरण की, और फूलों के अलंकरण की यानी कि सजावट की, सजावट लिख सकते हैं, सजावट की कारीगरी पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। मन मोह लेते हैं। तो 7 मार्च 1996 को लिखें बात, 7 मार्च 1996 को, 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा, लिखें राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को एक, सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक
ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। तो देखिए, शीश महल या सुनहरी कोठी को, किसे? शीश महल या सुनहरी कोठी को। तो जो कोठी का शीशे का शीशो बैंक कमरा है, उसकी मीनाकारी के सर्वोत्कृष्ट नमूनों के साथ अद्भुत ग्लास और फूलों की सजावट की कारीगरी पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। तो आगे लिखना है डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। लिखें डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, टोंक में ही लिखेंगे आगे। लिख लीजिए डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। तो देखिए, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर 5600 वर्षों पूर्व का जो मंदिर सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिर है, और भगवान विष्णु का अवतार श्री कल्याण जी को माना जाता। पूरे देश से लोग यहाँ अपने दुखों की मुक्ति के लिए या फिर डिग्गी जी के आशीर्वाद के लिए आते हैं। तो ये बात लिखेंगे, लिखें 5600 वर्षों पहले का सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिरों में से एक मंदिर है डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। 5600 वर्षों पूर्व का सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिरों में से एक, हिंदू मंदिरों में से एक श्री डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है। मंदिर श्री डिग्गी कल्याण जी का है। कल्याण जी का है। तो भगवान विष्णु का अवतार इनको माना जाता है। लिख लीजिए श्री डिग्गी कल्याण जी को, डिग्गी कल्याण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान किनका अवतार है? भगवान विष्णु जी का अवतार इनको माना जाता है। पूरे देश से यहाँ लोग इनका आशीर्वाद लेने आते हैं। तो प्राचीन काल के शिल्प कौशल की गवाही देता है। मंदिर टोंक से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? 60 किलोमीटर है लगभग। तो मंदिर का जो भव्य शिखर है वो 16 स्तंभों पर आधारित है। ये बात लिखेंगे, लिख लीजिए। प्राचीन काल की शिल्प कौशल विशेषता इसकी, प्राचीन काल का शिल्प कौशल की गवाही देता यह मंदिर, की गवाही देता यह मंदिर। कितना बताया अभी मैंने? टोंक से। तो लिख लीजिए टोंक से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लिखें टोंक से लगभग, टोंक से लगभग कितना? तो लिख लीजिए 60 किलोमीटर की
दूरी पर स्थित है। दूरी पर स्थित है तो मंदिर का भव्य शिखर 16 स्तंभों पर आधारित है। लिख लीजिए, मंदिर का भव्य शिखर 16 स्तंभों पर आधारित है। तो श्री डिग्गी कल्याण जी का मंदिर 5600 वर्षों पूर्व का, कितना, 5600 वर्षों पूर्व का सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिरों में से एक जो मंदिर है वो श्री डिग्गी कल्याण जी का भी मंदिर है। और ये मंदिर भगवान विष्णु का अवतार यानी कि श्री डिग्गी कल्याण जी को क्या माना जाता है, भगवान विष्णु का अवतार। प्राचीन काल का ये मंदिर है, शिल्प कौशल की गवाही देता मंदिर है और टोंक से लगभग कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और मंदिर का भव्य शिखर 16 स्तंभों पर आधारित है। कितने स्तंभों पर है, 16 स्तंभों पर। तो आगे लिखेंगे हम उदयपुर यानी कि झीलों की नगरी। तो लगा लीजिए हेडिंग उदयपुर। बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर लगाइए हेडिंग, झीलों की नगरी है उदयपुर, लगा लीजिए बात। क्या कहते हैं, झीलों की नगरी। तो लिख लीजिए झीलों की नगरी उदयपुर में। बात करेंगे सबसे पहले पिछोला झील की। तो लगा लीजिए हेडिंग पिछोला झील। तो पिछोला झील का निर्माण जो है वो पिछू नामक एक बंजारे ने करवाया था। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, पर्यटन की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, पिछोला झील की विशेषता नहीं पढ़ रहे। इसमें जो पर्यटक हैं क्यों आते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो इसका सौंदर्य, ढलती शाम का समय है, सूर्य की लालिमा सोने की तरह दमकती है यहाँ पर। तो पिछोली गांव के कारण पिछोला नाम है। जगनिवास मंदिर, जगनिवास महल, ये सारे जगनिवास मंदिर द्वीप इसमें स्थित हैं। और झील के पूर्वी तट पर क्या है, सिटी पैलेस है। सूर्यास्त में नाव की सवारी, झील सिटी प्लेस ये दृश्य देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो लगा लीजिए हेडिंग, लगाइए आप पिछोला झील। थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे क्योंकि हम पूरी विशेषता पिछोला झील की नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं उदयपुर में कौन कौन से पर्यटक केंद्र है। तो सबसे पहले हमें लिखनी है पिछोला झील। तो लिखिए पिछोला झील का सौंदर्य, लिखें पिछोला झील का सौंदर्य। सौंदर्य, ढलती शाम, ढलती शाम के समय, शाम के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्य की लालिमा में सोने की तरह दमकता है, सोने की तरह दमकता है। तो पिछोली गांव के कारण झील का नाम पिछोला झील है। लिख लीजिए पिछोला गांव के कारण, पिछोली गांव के कारण, पिछोली गांव के कारण, पिछोली गांव के कारण झील का नाम, पिछोला
क्या है? पिछोला है। तो जगनिवास और जगमंदिर द्वीप इसी झील में स्थित है, ये बात भी लिखे। जगनिवास एवं जगमंदिर द्वीप इस झील में स्थित है। तो देखिए पिछोला झील, क्या पढ़ रहे हैं? पिछोला झील। तो उदयपुर में पिछोला झील स्थान हो गया उदयपुर। तो पिछोला झील का सौंदर्य ढलती शाम का समय सूर्य की लालिमा में सोने की तरह दमकता है। पिछोली गांव के कारण नाम हो गया पिछोला। और जगनिवास एवं जगमंदिर इंपोर्टेंट है। जगनिवास एवं जगमंदिर द्वीप इसी झील में स्थित है। जगनिवास एवं जगमंदिर द्वीप इसी झील में स्थित है। आगे लिखें। तो आगे क्या लिखेंगे इसमें और क्या क्या है? तो झील के पूर्वी किनारे पर सिटी पैलेस है, लिखें। झील के पूर्वी किनारे क्या है? सिटी पैलेस। है। तो सूर्यास्त होने पर झील में नाव की सवारी, लिखें। सूर्यास्त होने पर झील में झील में नाव की सवारी। झील और सिटी पैलेस का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। लिख लीजिए, झील और सिटी पैलेस का मनमोहक यानी मन को मोह लेने वाला, मन को अधिक अच्छा लगने वाला मनमोहक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो अब बात करेंगे फतेह सागर झील की। पहले नोट कर लीजिए। उदयपुर तो झीलों की नगरी, उदयपुर को क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी। तो पिछोला झील के पूर्वी किनारे क्या है? सिटी पैलेस है। सूर्यास्त होने पर झील में नाव की सवारी। और सिटी पैलेस का जो मनमोहक दृश्य होता है पर्यटकों का आकर्षित करता है, पर्यटकों का मन मोह लेता है। तो अब लिखिए आप फतेह सागर झील। बात करते हैं फतेह सागर की। लगाइए हेडिंग फतेह सागर झील। तो पिछोला झील के उत्तर में पहाड़ों और वन संपदा से रमणीय झील एक नहर पिछोला झील से जुड़ी है, कृत्रिम झील है। फिर से सुनिए क्या होती है कृत्रिम झील, बार बार पढ़ रहे हैं। कृत्रिम झील वो होती है जो मानव निर्मित होती है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस झील का निर्माण करवाता है। तो कृत्रिम झील मानव निर्मित है। तो सुंदर गार्डन है इसमें। तो उदयपुर की एक वेधशाला भी है, कनौट बांध भी जिसे कहा जाता है, क्योंकि इसका उद्घाटन जो है वो ड्यूक ऑफ कैनोट के द्वारा किया गया था। आप हेडिंग लगा लीजिए उदयपुर में क्या लिखनी है? फतेह सागर झील। तो बात करते हैं फतेह सागर झील की। तो लिखे पिछोला झील के उत्तर में, लिखें पिछोला झील के
पिछोला झील के उत्तर में पहाड़ों और वन संपदा के किनारे स्थित यह रमणीय झील एक नहर द्वारा किसके द्वारा, एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी। लिखे पिछोला झील से जुड़ी एक कृत्रिम झील है। तो झील के मध्य सुंदर गार्डन, तो लिख लीजिए झील के बीच सुंदर गार्डन, नेहरू गार्डन के साथ साथ एक द्वीप पर उदयपुर किशोर वेधशाला भी है। तो लिखिए आगे, लिखिए झील के बीच सुंदर नेहरू गार्डन के साथ साथ झील के बीच सुंदर नेहरू गार्डन के साथ साथ एक द्वीप पर उदयपुर की शोर वेधशाला भी है। तो इसे पहले कनोट बांध कहा जाता था। लिखें, इसे पहले कनोट बांध कहा जाता था। तो देखिए फतेह सागर झील पिछोला झील के उत्तर में पहाड़ों और वन संपदा के किनारे, तो वन संपदा के किनारे स्थित यह रमणीय झील एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील है। तो एक नहर द्वारा पिछोला झील से ये जुड़ी है। तो झील के बीच एक सुंदर नेहरू गार्डन के साथ साथ एक द्वीप पर उदयपुर किशोर वेधशाला भी है। क्या है? उदयपुर किशोर वेधशाला, जिसे पहले कनोट बांध कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसका जो उद्घाटन है वो ड्यूक ऑफ कैनोट द्वारा किया गया था। अब आप लिखिए सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है। हीरों की नगरी, लिखिए सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में लिखना है। यहाँ लिख लीजिए चाहे सहेलियों की बाड़ी। तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक लोकप्रिय क्या है? पर्यटक स्थल है, जो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा महिलाओं के लिए बगीचे के रूप में बनाया गया था। छोटे से संग्रहालय के साथ संगमरमर के हाथी, हमारे मंडप, कमल कुंड, ये सारी बातें इसमें। तो आप लिख लीजिए सहेलियों की बाड़ी। लिखिए सहेलियों की बाड़ी, लिखना स्टार्ट करें। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक, लिखें उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा
जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय किसके द्वारा? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया था। एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया था। तो एक छोटे से संग्रहालय के साथ इसमें संगमरमर के हाथी, फव्वारे, मंडप, कमल कुंड जैसे कई आकर्षण है। लिख लीजिए, लिखे एक छोटे से संग्रहालय के साथ एक छोटे से संग्रहालय के साथ इसमें संगमरमर के हाथी, फव्वारे, मंडप, कमल, ये सारे क्या हैं? आकर्षण के इसमें केंद्र हैं। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं? सहेलियों की बाड़ी स्थान कहाँ है? उदयपुर है, स्थान है उदयपुर। तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया था। कहाँ किया गया निर्मित? उदयपुर, स्थान है उदयपुर। तो इसके साथ छोटे से संग्रहालय के रूप में इसे संगमरमर के हाथी, मंडप, फव्वारे, कमल ये सारे क्या है? पर्यटक स्थल की दृष्टि से, यानी कि ये वहां पर स्थित है। तो संगमरमर के हाथी, फव्वारे, मंडप है, कमल है, ये सारे आकर्षण के वहां पर केंद्र है, स्थान है उदयपुर। आगे लिखिए भारतीय लोक कला मंडल, लिखे इसमें भारतीय लोक कला मंडल। बात करते हैं भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल। तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का सांस्कृतिक संस्थान है जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की संस्कृति, त्योहारों, लोकगीत इन सबको समर्पित है। तो इसके प्रचार के अलावा भी ये संग्रहालय भी है जो राजस्थानी संस्कृति के स्वरूप, कलाकृतियां, इन सब चीजों का प्रदर्शन करता है। तो आप लगा लीजिए हेडिंग क्या लगानी है आपको? उदयपुर। और उदयपुर में क्या लिखना है? लिखना स्टार्ट करें। लिखें भारतीय लोक कला मंडल, लिखें भारतीय लोक कला मंडल, लोक कला मंडल। उदयपुर का सांस्कृतिक संस्थान है, सांस्कृतिक संस्थान है जो गुजरात, या फिर ये लिख लीजिए, तीनों लिखने, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की संस्कृति,
संस्कृति, त्योहारों, लोक कला, त्योहारों, लोक कला एवं लोकगीत के लिए, लोकगीत के लिए समर्पित है, समर्पित है। तो लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा ये एक संग्रहालय भी है, लिख लीजिए। लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा, लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा प्रचार के अलावा यह एक संग्रहालय भी है, संग्रहालय भी है जो राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न, जो राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न, राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों पर, अलग अलग रूप, स्वरूपों पर लोक कलाकृतियों का प्रदर्शन करता है, प्रदर्शन करता है। तो भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का सांस्कृतिक संस्थान है जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की संस्कृति, कहाँ की, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की संस्कृति, त्योहारों, लोक कला एवं लोकगीत को समर्पित है। तो लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा यह संग्रहालय भी है। क्या है लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा? क्या है कि संग्रहालय भी है जो राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों पर लोक कलाकृतियों का प्रदर्शन करता है। आगे लिख लीजिए नागदा, उदयपुर में लिखना है, आगे नागदा लिखें। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? राजस्थान के पर्यटन केंद्र पढ़ रहे हैं और उसमें क्या पढ़ रहे हैं? उदयपुर। तो देखिए उदयपुर, तो देखिए नागदा की बात करते हैं तो 6वीं शताब्दी के अंश में समाहित है। ये नागदा उदयपुर से 22 किलोमीटर दूरी पर है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा नागदा जटिल नक्काशीदार क्या है यहाँ पर है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सहस्त्र बाहु मंदिर के लिए जाना जाता है, सास बहू के मंदिर के लिए जाना जाता है। 9वीं 10वीं शताब्दी में निर्मित है। वास्तुशिल्प इसका तुलना नहीं की जा सकती और इसका तोरण जो द्वार है वो अद्भुत बनाया गया है। तो बात करते हैं नागदा की। लिखिए 6वीं शताब्दी के अंश को समाहित किए। लिखें 6वीं शताब्दी के अंश को समाहित किए, समाहित किए। नागदा उदयपुर से, नागदा उदयपुर से 22 किलोमीटर दूर है। लगभग कितना किलोमीटर है? 22 किलोमीटर। तो अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है नागदा, लिख लीजिए। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है, अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है। तो जटिल नक्काशीदार सहस्त्र बाहु यानी सास बहू के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सास बहू
मंदिर कहाँ है? नागदा सास बहू मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सास बहू मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 9वीं 10वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। 9वीं 10वीं शताब्दी में निर्मित तो वास्तुशिल्प इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसका तोरण द्वार बहुत अद्भुत बनाया गया है। तो लिख लीजिए आप इसका तोरण द्वार, इसका तोरण द्वार अद्भुत बनाया गया है। तो देखिए आसानी से याद होने वाली बातें हैं। तो उदयपुर लिखना है। उदयपुर में क्या लिखनी है? नागदा। तो 6ठी शताब्दी के अंश को समाहित किए। नागदा से उदयपुर से कितना किलोमीटर? नागदा उदयपुर से 22 किलोमीटर दूर है। तो अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है। सास बहू मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 9वीं 10वीं शताब्दी में निर्मित है। तो इसका तोरण द्वार बहुत ही अद्भुत बनाया गया है। तोरण द्वार जो इसका बहुत ही अद्भुत बनाया गया है। तो पर्यटक की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं। तो ये हमारा उदयपुर कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।